अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल वे टू सक्सेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है सीएसएस में और पीएमएस में भी। हमने सबसे पहले देखा था जी कि जो सिलेबस है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। उसके बाद हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। लेक्चर वन में हमने मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे और कुछ टॉपिक्स रह गए तो हमने अभी लेक्चर टू में कवर करेंगे। और अगर आपको लेक्चर वन का लिंक चाहिए और उसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमने सिलेबस की बात की थी, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप उनसे वो वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर टू, जो कि मैनेजमेंट के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं जी। हम लोगों ने बात कर ली थी जी प्लानिंग क्या होती है, ठीक है, मैनेजमेंट फंक्शंस क्या है, मैनेजमेंट रोल्स क्या है, मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। तो आज हम बात करेंगे जी डिसीजन मेकिंग पर। Decision making is the process of making choices by identifying a decision, gathering information and assessing alternative solutions। डिसीजन मेकिंग की बात कीजिए तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी पर्सनल लाइफ का भी, प्रोफेशनल लाइफ पे भी। हमने कुछ भी काम करना होता है तो जाहिर सी बात है पहले डिसीजन लेना होता है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी अल्टरनेटिव्स होते हैं। हमने बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना होता है। ये एक हमारी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में इसका एक अहम किरदार है। तो डिसीजन मेकिंग यही होता है कि हम हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है, हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं जो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फिर उस अल्टरनेटिव को चूज करते हैं, फिर ताकि हम जो हमारे अपने गोल्स हैं, प्रोफेशनल गोल्स हैं, पर्सनल गोल्स हैं, उनको अचीव कर सकें। ठीक है, जैसा कि ये मेकिंग चॉइस फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव, जैसा कि इस फोटो में बताया गया कि एक बंदा है जी, वो जा रहा है, उसने उसके पास वो लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है। अब उसको ये चूज करना है कि राइट पे उसको बेनिफिट हो रहे हैं या लेफ्ट जाएगा तो उसको बेनिफिट होंगे। तो इन दोनों में से किसी एक अल्टरनेटिव को चूज करना है और एक पाथ उसने फॉलो करना है। दूसरे नंबर पर आता है जी प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस की बात की तो जो एक फॉर्मल प्रोसेस है, इसके स्टेप्स हैं कुछ। तो ये देखते हैं। जो पहला स्टेप है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हम ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं जी, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें किस चीज़ के बारे में डिसीजन लेना है। फॉर एग्जांपल हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि उन्होंने डाटा को मैनेज करना है, ठीक है, डाटा का रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अगर किसी हॉस्पिटल की बात की जाए तो उन्होंने पेशेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, पेशेंट ने जो जो ट्रीटमेंट लिया है उनकी रिपोर्ट्स वगैरह को मैनेज करना है। तो अब ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुकी है जी, हमें डाटा को मैनेज करना है, रिकॉर्ड करना है पेशेंट्स का, पेशेंट का रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना है। तो अब उसके लिए क्या चीज़, डिसीजन आइडेंटिफाई डिसीजन क्राइटेरिया। हम डिसीजन क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे कि जी हमें अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए जी। जाहिर सी बात है, हमारे हमें कंप्यूटर्स चाहिए, ठीक है, ताकि हम मैनेज इसको प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर में बात कीजिए तो हम प्रॉपरली डाटा को मैनेज कर सकते हैं ना, बाद में उसको कैसे कर सकते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ, अगर हम बात करें उसकी मैनुअल मैनुअल रिकॉर्ड की भी बात करें तो वो रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, ठीक है। तो हम हमारा आइडेंटिफाई किसमें क्राइटेरिया हो गया कि हम आइडेंटिफाई करेंगे हमें जी अब कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर आता है एलोकेट्स वेट्स टू क्राइटेरिया। जब हम आइडेंटिफाई करते हैं जी हमें कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, हम ये कहते हैं कि हमें डेल का कंप्यूटर लेना है, ठीक है, हायर वालों को कंप्यूटर लेना है, एसर वालों को लेना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि उसकी रैम इतनी होनी चाहिए, प्रोसेसर इतना होना चाहिए, ठीक है, उसकी मेमोरी इतनी होनी चाहिए, उसकी रेजोल्यूशन होगी, उसकी साइज हो गया, उसकी अगर एलसीडी की बात की जाए, एलसीडी की या एलईडी की बात की जाए तो उसका जो साइज होगा, स्क्रीन का साइज होगा, वो कितना होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो हमारी कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगी। अगर हम ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में हम फॉर एग्जांपल हमने 10 कंप्यूटर्स इंस्टॉल करने हैं, तो ठीक है किस साइज़ के होंगे कंप्यूटर ताकि हमारे वो 10 कंप्यूटर्स इंस्टॉल हो सकें। तो ये चीज़ें हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। फिर एलोकेट वेट्स करेंगे, एलोकेट वेट्स टू क्राइटेरिया। फिर हम वेट्स डिफाइन करेंगे कि मतलब रैम इतनी होनी चाहिए, ठीक है, प्रोसेसर है, प्रोसेसर इतना होना चाहिए, मतलब प्रोसेसर की डिफरेंट टाइप्स हैं वो बताएंगे। अच्छा, उसके बाद हार्ड डिस्क की बात करेंगे। हार्ड डिस्क मतलब कि है मेमोरी इसकी कितनी होनी चाहिए, 500 GB होनी चाहिए,
ठीक है। उसके बाद 200 GB से हमारा काम चल जाएगा। इस तरह की चीज़ हम वेट्स को डिफाइन करेंगे। चौथे नंबर पर आता है डेवलपर अल्टरनेटिव्स। जब हम वेट्स को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, रैम के इतने मार्क्स हैं जी, इतने मार्क मतलब इतनी की रैम होनी चाहिए, ठीक है, इतना प्रोसेसर होना चाहिए, इतनी उसकी हार्ड डिस्क होनी चाहिए, और कीबोर्ड माउस वगैरह की जो हम सारी स्पेसिफिकेशंस को हम डिफाइन कर देते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर हम उन वेट्स को जब एलोकेट कर देते हैं, वेट्स को एलोकेट करने के बाद हम हमारा ये होता है कि वेट्स को टोटल करते हैं कि कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव आ रहा है, ठीक है। जब इस तरह हमारे अल्टरनेटिव्स डेवलप हो जाते हैं ना, कि डेल की बात की तो डेल की रैम इतनी है जी, इतना प्रोसेसर होना चाहिए, इतनी इतनी हार्ड डिस्क होनी चाहिए, तो उसके इतने मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है, टोटल। ठीक, टोटल करें। उसके बाद हायर की बात करें तो हायर की भी रैम प्रोसेसर ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हायर हायर है, एसर है, जो जो हमने आइडेंटिफाई किए थे उनको हम वेट्स को डिफाइन करते हैं, फिर डेवलप अल्टरनेटिव कर लेते हैं कि हमने कौन सा अल्टरनेटिव चूज करना है। उसके बाद फिर जब हम एनालाइज करते हैं कि जी हाँ जी हमने इतने वेट इतना वेट किया था, मतलब कि रैम इतनी होनी चाहिए थी, प्रोसेसर इतना होना चाहिए था, हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए थी, सब ये चीज़ें डिफाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद एनालाइज करते हैं कि किस पे हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, ठीक है, कौन सा ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है, कौन सी हमें बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये सब चीज़ें एनालाइज करते हैं हम। हर अल्टरनेटिव की हम डेल की जब कैरेक्टरिस्टिक को देख रहे होते हैं उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद हायर भी एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम एसर की सारी इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। उसके बाद हमें जो बेस्ट अल्टरनेटिव लगता है जिसमें हमारी जिसको देखा जाए तो अगर देखें हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, हमारी कॉस्ट कम आ रही है, तो जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव होता है फिर हम उसको चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने चूज़ किया जी, डेल को चूज़ कर लिया कि हमारी इस पे जो कॉस्ट है वो कम आ रही है, ठीक है, ये बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसकी जो रैम है वो हमें ज़्यादा रैम मिल रही है, थोड़ी कॉस्ट में मिल रही है, और वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर है। हमने डेल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि जी हम जी कंप्यूटर्स परचेज कर लेंगे डेल के, इंस्टॉलेशन करेंगे ताकि हमारा डाटा मैनेज हो सके। जो हमारी जो प्रॉब्लम थी कि हमने पेशेंट्स को डाटा रिकॉर्ड करना था, उसके बाद हमें एवेलुएट करेंगे। एवेलुएट इस तरह करेंगे कि जी हमने जी ये डेल के कंप्यूटर्स इंस्टॉल कर लिए हैं, हमारी प्रॉब्लम थी कि हमने डाटा को मैनेज करना था, वेल रिकॉर्ड करना था, रिकॉर्ड को मेंटेन करना था। तो आया हमने जो कॉस्ट लगाई है, हमारी जो कॉस्ट आई है सारी डेल के कंप्यूटर्स हमने परचेज किए हैं, तो क्या हमारी जो वर्क में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ गई है, ठीक है। उसके बाद फिर हम ठीक हो गया। 8वें नंबर पर यही है कि देखते हैं कि फिर उसके बाद हम फीडबैक फीडबैक को बंदा इसमें इंक्लूड कर सकता है कि बंदा फीडबैक देता है कि वाकई हमने जो डिसीजन लिया था वो हमें पॉजिटिव की तरफ, मतलब हमारे जो मेन एम था, गोल का जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है या नहीं हुई। ये इस पिक्चर से भी क्लियर हो जाता है जी। पिक्चर को अगर देख लें तो पहले हम डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को। अगर देखें तो बंदा प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहा है, फिर वो जनरेट कर रहा है कि पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे फिर उसने अपनी एवेल्युएशन की, अपनी जी कॉस्ट और बेनिफिट्स को, कि वो कहता है कि यार अगर ये वाला, फॉर एग्जांपल अगर डेल की बात की थी तो डेल को चूज करता हूँ, इतनी कॉस्ट है कि ये बेनिफिट्स होंगे। फिर वो एसर को सोच रहा है, ठीक है, वो प्रोज एंड कॉन्स देख रहा है हर किसी के। फिर वो देखें जी सिलेक्ट अ सोल्यूशन और रिस्पॉन्स, फिर वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि जी हमने डेल को सिलेक्ट कर लिया। फिर वो जी उसके बाद इम्प्लीमेंट द ऑप्शन इम्प्लीमेंट कर देता है कि हमने डेल को सिलेक्ट कर लिया था, डेल के कंप्यूटर हमने परचेज किए। उसके बाद वो देखें लास्ट पर वो असेस द इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन एंड मॉडिफाई द कोर्स ऑफ एक्शन एज नीडेड। कि वो जब आप डिसीजन कर लेता है कि हमने ये वाले कंप्यूटर्स परचेज करने हैं, फिर वो परचेज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और एनालाइज करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस था डिसीजन मेकिंग का वो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट था, इतना इफेक्टिव था या एफिशिएंट था कि हमें दोबारा डिसीजन मेकिंग करने की ज़रूरत है, या इसी को हम आगे लेके जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है जी डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव और अप्रोचेस। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर मैनेजर की अपने डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस होती हैं। कोई रैशनल डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, कोई इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, कोई तीसरे नंबर पर आता है बाउंडेड रैशनैलिटी।
तो हम देख लेते हैं हार्ड डिसीजन अप्रोच को बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले रैशनैलिटी की बात करें। रैशनैलिटी, जब भी रैशनैलिटी की बात होती है मतलब कंसिस्टेंसी पे फोकस कर होता है। कोई भी मैनेजर जब रैशनल डिसीजन मेकिंग कर होता है वो ऐसी चीज पे फोकस कर होता है कि वो कंसिस्टेंट आ रही है, मतलब उसमें कुछ फ्लक्चुएशन वगैरह नहीं आ रही, उसकी जो सक्सेस रेट है उसमें फ्लक्चुएशन वगैरह नहीं आ रही। दूसरे नंबर पर आता है ये फोकस ऑन वैल्यू मैक्सिमाइजिंग। उस मैनेजर का फोकस होता है कि जी हमारी जो वैल्यू है मैक्सिमाइज हो जाए, मतलब हमारा जो मेन एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उस पर फोकस होता है कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसका जो अल्टीमेट गोल है वो है ये जी हमारी वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए। तीसरे नंबर रैशनल डिसीजन मेकिंग की बात करें तो वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, गोल बेस्ड। उनको हम जब भी डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं हम अपने गोल्स जो हमने सेट किए होते हैं और जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, हम उसको उसके साथ अलाइन करते हैं और उस बेस पर हम डिसीजन ले रहे होते हैं। चौथे नंबर पर आता है क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल। जैसा कि ऊपर वाले पॉइंट में हमने बात किया कि जब हम स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का अलाइन कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है फिर हमारे जो डिसीजन मेकिंग है उसका गोल भी जाहिर सी बात है स्पेसिफिक क्लियर ही होगा, क्योंकि हमने उसको अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करना है। और पांचवें नंबर पर जो कि लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर पर मेन जो इसका एम होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट तो यही है, जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट की जो मार्केट वैल्यू है वो होगी, कस्टमर ज़्यादा होंगे, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी, प्रॉफिट गेन होगा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट होता है। दूसरे नंबर पर डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव की बात करें तो बाउंडेड रैशनैलिटी आता है। बाउंडेड रैशनैलिटी ये होता है कि लिमिटेड बाय एबिलिटी टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। इसमें जो बंदा होता है अगर फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग कर रहा है, वो अल्टरनेटिव को डिफाइन कर रहा है, तो वो ज़्यादा रिसर्च पे नहीं करता, मतलब उस पर जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, फर्स्ट अल्टरनेटिव होता है, उसको एनालाइज करता है, ठीक है, उसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग कर लेता है। दूसरे पॉइंट से भी ये वाजे हो जाता है, विल नॉट सीक आउट और नॉलेज ऑफ ऑल अल्टरनेटिव। वो सारे अल्टरनेटिव की इंफॉर्मेशन लेता है। जैसा कि अब डेल, हमने कंप्यूटर लेना है, ठीक है, कंप्यूटर में डेल है, एसर है, हायर है, इंटेल का कंप्यूटर है, आईबीएम है, कोई भी कंप्यूटर लेना है हमने, तो वो सबको एनालाइज नहीं करेगा। फर्स्ट अल्टरनेटिव उसके सामने जो आ रहा है जी डेल आ गया, वो डेल की सारी चीज़ों को एनालाइज करेगा, उसी बेस पर डिसीजन मेकिंग करेगा। तीसरे नंबर पर जैसे है चूज फर्स्ट अल्टरनेटिव, वो बाकी अल्टरनेटिव को छोड़ेगा, उनको एनालाइज भी नहीं करेगा और पहला अल्टरनेटिव है उसको चूज कर लेगा। और इसका जो जब भी कोई मैनेजर है वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी, तो उसका फोकस ये होता है कि सेटिस्फेक्शन हो जाए, ठीक है, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन गेन हो जाए। जैसे कि रैशनैलिटी में तो गोल ये था कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की बात हो रही थी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव से अलाइन कर रहा था, ठीक है। बाउंडेड रैशनैलिटी में ये होता है कि वो जस्ट सेटिस्फेक्शन पर फोकस कर रहा होता है। तीसरे नंबर पर जो डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव आता है वो है इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग होती है, ये कोई भी मैनेजर जो होता है वो अपने पास एक्सपीरियंस पे जो उसके साथ पास में वो होता है, पास में कुछ उसने उसी तरह का कोई डिसीजन किया होता है, ठीक है, तो वो उसकी बेस पर जो अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, इसको इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग कहते हैं। कॉग्निटिव बेस्ड डिसीजन मेकिंग, जाहिर सी बात है उसके ज़हन में जो चीज़ें आ रही हैं, उसके अनकॉन्शियस माइंड में उसकी जो चीज़ें चल रही हैं, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर या 2-4 साल पहले उसने कोई इसी तरह का डिसीजन लिया था, तो उसके जहन में सारी वो वाली चीज़ें होंगी, वो जब रिकॉल करेगा उसकी अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें होंगी, वो उसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग कर होगा। तीसरी नंबर बात बेस्ड ऑन इमोशंस एंड फीलिंग, क्योंकि वो अगर उसकी इमोशनल अटैचमेंट है उस किसी भी अल्टरनेटिव के साथ, तो वो उसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग कर होता है। चौथे नंबर पर है वैल्यू एंड एथिक बेस्ड डिसीजन मेकिंग, जिससे जो वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो रही है, उसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग करता है। और पांचवा नंबर सब कॉन्शियस मेंटल प्रोसेस, जैसा कि बताया कि एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन में, एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका 2-4 साल पहले जो उसने कुछ इसी से मिलता जुलता डिसीजन किया होगा, तो उसके सब कॉन्शियस माइंड में वो सब चीज़ें होंगी, तो वो उसी प्रोसेस को दोबारा रिकॉल करेगा, उसी उसी की बेस पर ये डिसीजन मेकिंग करेगा, जबकि वो रैशनली पूरे स्टेप्स को फॉलो करे और अल्टरनेटिव्स को डेवलप करे, उसके बाद डिसीजन मेकिंग करे, जैसा कि रैशनल डिसीजन मेकिंग में होता है।
उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग स्टाइल। डिसीजन मेकिंग स्टाइल की बात करें तो एनालिटिक डिसीजन मेकिंग स्टाइल सबसे पहले आता है। एनालिटिक डिसीजन मेकिंग स्टाइल में ये होता है कि कोलेक्ट मैनेजर जो होता है, इसको हम रैशनल डिसीजन मेकिंग के साथ अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव को डेवलप कर रहे होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो बेस्ट एनालाइज कर रहे होते हैं कि कौन से अल्टरनेटिव जो है बेस्ट होगा, किसके बेनिफिट ज़्यादा हैं, किसकी कॉस्ट कम आ रही है, तो वो उस बेस पर डिसीजन मेकिंग करते हैं और इसको एनालिटिक डिसीजन मेकिंग स्टाइल कहते हैं। डायरेक्टिव की बात करें तो वो डायरेक्शन दे रहे होते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस बात करते हैं, मतलब कि इतना ज़्यादा वो अल्टरनेटिव की तरफ नहीं जाते कि अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करें, उसको एनालाइज करें, फिर इम्प्लीमेंट करें, फिर इवेलुएट करें, इस तरह नहीं, मतलब वो बस डायरेक्ट कहते हैं कि क्विक एक्शंस हों और डिसीजन बस हो जाए कि हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कोई मशीनरी परचेज करनी है, तो बस क्विक डिसीजन मेकिंग की बात होती है इसमें। कंसेप्चुअल डिसीजन मेकिंग, कंसेप्चुअल ये है कि कंसेप्चुअली एनालाइज करते हैं जी, हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम के डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखते हैं जी, प्रॉब्लम हमें है, ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने के कोई एक तरीका है, दो तरीके हैं, तीन तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, और फिर उनको एनालाइज करते हैं कि हमें कौन सा बेस्ट अल्टर डिसीजन होना चाहिए कि जिसमें हमारी कॉस्ट भी कम आएगी, ठीक है, टाइम भी कम लगेगा, और हमारा जो डिसीजन है वो हमारा पॉजिटिव डिसीजन हो जाएगा, तो उसको कंसेप्चुअल डिसीजन मेकिंग कहते हैं। उसके बाद आता है जी बिहेवियर डिसीजन मेकिंग। बिहेवियर डिसीजन मेकिंग ये होती है कि हमारा जो डिसीजन है जी, इसका इफेक्ट लोगों का पर क्या आ रहा है, हमारी अगर ऑर्गेनाइजेशन की में डिसीजन मेकिंग हो रही है, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उन पर क्या इफेक्ट आ रहा है, उनकी फीलिंग पे हार्ट तो नहीं हो रही, या हमारे साथ जो हमारे पीयर या कोलीग मैनेजर्स हैं उन पे तो जो हमारे जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनकी फीलिंग तो इस हमारे डिसीजन से हर्ट तो नहीं हो रही, इसको बिहेवियर डिसीजन मेकिंग स्टाइल कहते हैं। उसके बाद आते स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी की जब भी हमने बात करी है तो स्ट्रेटेजी का मतलब है जी लॉन्ग टर्म। जब भी कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग की बात हो रही होती है तो उसको हम स्ट्रेटेजी की डिसीजन मेकिंग है। अगर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की बात है तो ऐसी बात है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की बात हो रही है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द ऑनगोइंग planning, monitoring, analyze, and assessment of all necessities an organization need to meet its goal and objective। जैसी सी बात है, ऑन गोइंग प्लानिंग है, ठीक है, प्लानिंग चलती जा रही है क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म पे प्लानिंग हो रही है, उसको फिर प्रॉपर मॉनिटर किया जा रहा है। मॉनिटरिंग की टीम है, मॉनिटर करती है कि हमारी जो आया प्लानिंग है, जो हम हमारा गोल है वो अचीव हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर उसको एनालाइज करती हैं, फिर असेस करती हैं कि हमें कुछ इसमें चेंजेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद आता है जी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की हम बात करें तो सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई करंट गोल। जब भी हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम अपने करंट गोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से करंट गोल्स हैं उनको अचीव कर रहे हैं, हमारे जो रिटर्न गोल्स क्या हैं, और हम जो उन गोल्स को अचीव करने में क्या हम सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। दूसरे नंबर पर स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, इसको स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। ये एक इंटरनली होता है और एक्सटर्नली होता है कि हमें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कौन कौन से थ्रेट्स हैं हमें एक्सटर्नली, ठीक है, हमारी जो इंटरनल वीकनेसेस क्या हैं और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी मतलब किस किस डिपार्टमेंट में हमारी स्ट्रेंथ है कि हम उसको उसी को लेके आगे चलें, कौन सी हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, इस सब को एनालाइज करना कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें किस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहिए, हमारे जो थ्रेट्स हैं उनको कैसे ओवरकम करना चाहिए, और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल करें, हमारी वीकनेसेस हैं उनको वीकनेसेस को दूर करके अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें, और हम जो अपने गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। तीसरे नंबर पर आता है फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज। जब पहले हमने अपने करंट गोल्स को डिफाइन देख लिया,
कि कौन कौन से गोल्स हैं, स्वॉट एनालिसिस कर लिया, वीकनेस, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज वगैरह देख ली। फिर हम स्ट्रेटजीज को डिफाइन करते हैं कि हमने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करनी है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट को हम स्ट्रेटजीज डिफाइन करके बता देते हैं जी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये वाली स्ट्रेटजीज को अपनाना है, सप्लाई चेन की डिपार्टमेंट की बात की जो उन्होंने ये वाली स्ट्रेटजीज को अपनी मतलब इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है ताकि अपना गोल अचीव हो सके। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, हम स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट कर लेते हैं, यानी कि स्ट्रेटजीज को हम बना लेते हैं। उसके बाद स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई भी स्ट्रेटजी बन गई उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, या हमारा गोल जो है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद 5वें नंबर पर हम एवेल्युएट रिजल्ट्स, यानी एवेल्युएट स्ट्रेटजीज। जो हमने स्ट्रेटजीज बना ली थी, स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर लिया था, लास्ट पे जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि हमने उन स्ट्रेटजीज को एवेल्युएट करना है कि आया जो हमने स्ट्रेटजीज बनाई थी, जो हमने मेन गोल को अचीव करना था अपने ऑर्गेनाइजेशन को, क्या वो स्ट्रेटजीज जो हमने बनाई है वो सही डायरेक्शन में जा रही हैं, हमारे गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो फिर जाहिर सी बात है हमें फिर दोबारा से हमें अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, दोबारा से कोई सही डायरेक्शन में स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करना चाहिए, फिर उस स्ट्रेटजीज को प्रॉपर जो टाइम है उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि हमारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकें। ये डायग्राम के थ्रू भी वही चीज़ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस को डिफाइन किया गया जी। पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हमारा विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव है, फिर स्वॉट एनालिसिस हो जाता है। उसके बाद फिर स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर एवेल्युएट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज की बात की जाए तो 3 तरह की स्ट्रेटजी होती हैं। एक होती है जी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, दूसरी होती है जी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी, और तीसरी होती है जी, तीसरी हम आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की। ऐसा नहीं करते। अब हम देखते हैं जी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं। सबसे पहले पे हम बात करें जी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की बात करें तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में सबसे पहले आता है जी ग्रोथ। ग्रोथ में ये करते हैं कि हमारी जो कॉरपोरेशन की ग्रोथ है, ऑर्गेनाइजेशन की है, जो जो ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, तो उसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले कंसल्टेशन। कंसल्टेशन कंसल्टेशन में ये होता है जी, हम कंसंट्रेट कर रहे होते हैं जो हमारी जो करंट हमारी जो गोल्स हैं या प्रोडक्ट लाइन है उसी पर हम कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, उसी को हम आगे लेके जा रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर वर्टिकल इंटीग्रेशन आता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन में आता है जी, हम कंट्रोल करते हैं सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेल वगैरह को। ठीक है, हमारी जो सप्लाई चेन है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको प्रॉपर एनालाइज करते हैं। तीसरे नंबर पर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन आता है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में हम सेम लेवल पर बात कर रहे होते हैं। ठीक है, हम ऐसा कर रहे होते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन के साइज को इंक्रीज करें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करेंगे इस पर। ठीक है, प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई हो सके एट द सेम लेवल। इसमें चौथे नंबर पर आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन, हम प्रोडक्ट लाइन की डाइवर्सिफिकेशन की बात कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करें, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की बात कर सकते हैं ताकि हमारा जो अल्टीमेट गोल है जी वो ग्रोथ को हम अचीव कर सकेंगे डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। दूसरे नंबर पर आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जैसा कि नाम से जाहिर है कि स्टेबल, हमने अपनी जो स्ट्रेटजीज है उनको स्टेबल रखना है ताकि हमारी जो ग्रोथ है वो स्टेबल ग्रोथ हो रही हो, ताकि उसमें कुछ डिक्लाइन ना आ रहा हो। तीसरे नंबर पर आता है रिन्यूअल। रिन्यूअल स्ट्रेटजी में हम अपनी जो वीकनेसेस होती हैं, हमारी जो जिस डिपार्टमेंट में या जिस प्रोडक्ट लाइन में हमारी वीकनेसेस है, हमारी जो सेल्स डिक्लाइन हो रही हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए, उस वीकनेस को करने के लिए हम जो स्ट्रेटजी रिन्यूअल स्ट्रेटजीज बनाते हैं। इसमें 2 तरह की स्ट्रेटजी होती हैं, रिट्रेंचमेंट और टर्न अराउंड। पहली वाली में हम ये रिट्रेंचमेंट हम ये करते हैं फॉर्म ऑन एलिमिनेटिंग बिजनेस नॉन क्रिटिकल वीकनेसेस। जो क्रिटिकल वीकनेसेस नहीं होती
हम जो थोड़ा बहुत हमें इफेक्ट कर रही होती हैं उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। टर्न अराउंड में हम उन वीकनेसेस को एड्रेस कर रहे होते हैं, वो जो लॉन्ग टर्म हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है, जो स्ट्रेटजीज को इफेक्ट कर होती है, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आ रहा होता है। मतलब ये नहीं है कि थोड़ी देर के लिए इफेक्ट आया तो चलो फिर बाद में सेटिंग हो जाएगी, मतलब हम अपने गोल्स की तरफ चले जाएंगे, हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं वो अलाइन हो जाएंगी टुवर्ड्स आवर गोल अचीवमेंट। ठीक है, मतलब कि वो जिनका ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है हम उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं इसमें, इसको हम टर्न अराउंड कहते हैं। दूसरी जो है इसी में, अगर इसी में एक और चीज़ आती है, कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस। कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस ये होता है कि हम कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स दैट हेल्प स्ट्रेटजिस्ट इन टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस रिगार्ड इंडिविजुअल प्रोडक्ट और बिजनेस इन अ फर्म पोर्टफोलियो। मतलब कि ऐसी टेक्निक्स जो इंडिविजुअल के प्रोडक्ट और पोर्टफोलियो को बेहतर करने में हेल्प कर रही होती है, मतलब पोर्टफोलियो को एनालाइज करने में हेल्प कर रही होती हैं कि किसी इंडिविजुअल का जो पोर्टफोलियो है या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी फर्म का पोर्टफोलियो है, तो वो उसको एनालाइज करे कि वो उसके जो प्रोडक्ट है या कोई भी उनका मतलब बिजनेस प्रोसेस है, उससे क्या उनको फायदा हो रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। इसके लिए हम यूज करते हैं बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स एक मशहूर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स is designed to help with long-term strategic planning, to help a business consider growth opportunities by reviewing its portfolio of product, to decide whether to invest, to discontinue, to develop product. It's also known as growth share matrix. ये भी एक कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस को मेजर करने का एक मतलब एक टूल है, बीसीजी मैट्रिक्स टूल। इस टूल के बारे में ये बताया गया कि इस टूल से ऑर्गेनाइजेशन को ये एनालाइज कर सकती हैं कि उनके जो भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या, उसमें उनको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, ठीक है, या उनका जो वो जो है प्रोडक्ट वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, उनको उसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए या उनको नया प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए। ग्रोथ मतलब इससे कंपनी की ग्रोथ के भी मालूम होता है। ये इस फोटो से हमें ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले है जी स्टार्स। आप एरो से देखें जी, रिलेटिव मार्केट शेयर जो बढ़ है, एरो किस तरफ जा रहा है, मार्केट ग्रोथ वाला एरो जा रहा है किस तरफ। तो हम ये देखें, ये ये देखें मार्केट शेयर इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, मार्केट ग्रोथ इस तरफ इंक्रीज। सबसे पहले हम स्टार की बात करें। स्टार जो हमारे जो ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, ऐसा जिससे हमारी जो हमें रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रही है, ये ऐसी प्रोडक्ट लाइन है, ऐसा हमारा जो प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट ग्रोथ भी ज़्यादा हो रही है, मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो रहा है और हमारी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है। दूसरे नंबर पर कैश को की बात की जाए। कैश को जो हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी जो शेयर्स हैं जिनका मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जबकि जो ग्रोथ है वो कम हो रही है। तो कैश कोज ये है कि हम कैश को से जैसा यही है कि हम कैश को हम कोज को सेल करें और कैश अपना ले लें, ऐसे ही हो सकता है। तीसरे नंबर पर आता है डॉग्स। डॉग्स का ये है कि देखें उनका मार्केट जो शेयर है वो भी कम है, मार्केट ग्रोथ भी कम है, जाहिर सी बात है इससे क्लियर हो रहा है जब किसी चीज़ का शेयर भी कम है, मार्केट शेयर भी कम है, ठीक है, ग्रोथ भी नहीं हो रही, तो उनको हमने अपने पोर्टफोलियो से रिमूव करना है, क्योंकि हमारा उसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं आ रहा, सिर्फ हमारी कॉस्ट ही आ रही है। चौथे नंबर पर है जी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देखें तो इनका जो फिलहाल की बात करें तो मार्केट शेयर कम है लेकिन ग्रोथ हो रही है। जाहिर सी बात है, ग्रोथ हो रही है, मार्केट शेयर कम है, तो हम इसको कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ इनोवेशन इसमें ला सकते हैं ताकि हमारा जो मैक्सिमम मार्केट शेयर गेन हो सके, ताकि हम इसको स्टार्स की तरफ कन्वर्ट कर सकें। उसके बाद आता जी कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज। ये हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज की बात कर रहे थे, तो हमारे पास पहले तो यही थी ना कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी थी जो हमने जिसको हमने देखा, जिसमें हमने पोर्टफोलियो एनालिसिस बीसीजी मैट्रिक्स को भी देखा। उसके बाद है जी कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज। कंपेटिटिव स्ट्रेटजी को हम डिफाइन करें तो कंपेटिटिव स्ट्रेटजी इज डिफाइंड एज द लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी इन ऑर्डर टू गेन कंपेटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स कंपेटिटर इन द इंडस्ट्री।
कंपेटिटिव, जब भी हम किसी मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है ऑलरेडी उस मार्केट में पहले से कंपेटिटर्स होते हैं जो वही प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे होते हैं। हमने ऐसी स्ट्रेटजीज को ऐसी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, ताकि हमारी जो मैक्सिमम मार्केट शेयर हमारा गेन हो, हमारी मार्केट ग्रोथ हो, और हम मोस्ट मोर कस्टमर्स हमको वो कर सकें, क्या कहते हैं उसको यार, अट्रैक्ट कर सकें, ताकि हमारी जो कस्टमर कस्टमर की नज़र में हमारी वैल्यू भी ज़्यादा हो और हमारा मार्केट शेयर भी ज़्यादा हो, हमारी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़्यादा हो। दिस स्टडी इज फोकस टू अचीव above average position and generate a superior return on investment। जैसे कि ऊपर बात किया कि हम ये स्ट्रेटजी इसलिए बनाते हैं कि हम कंपेटिटर से अच्छा परफॉर्म करें, कस्टमर भी हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज करे और हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। इसको डिफाइन जो बेहतर बताया उसने पोर्टर्स जी, उन्होंने बताया जी, उन्होंने अपना 5 फोर्सेस मॉडल पेश किया था। इस 5 फोर्सेस मॉडल में उन्होंने 5 चीज़ें बताई थी: थ्रेट ऑफ न्यू इंटेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, और 5वें नंबर पे था इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी अमंग करंट कंपेटिटर। इस सब को हम आगे एक फोटो के थ्रू बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं जी, इधर हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, ये हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले जी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। अगर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट की बात की जाए तो ये देखें, बैरियर्स टू एंट्री, किसी भी मार्केट में एंट्री हमने करनी है तो बैरियर्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ जो करंट मार्केट में जो लोग बैठे होते हैं वो एज ए बैरियर आपको होते हैं, ताकि आप एज ए हर्डल होते हैं आपको न्यू एंट्री करने के लिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है जी इकॉनमीज ऑफ स्केल। इकॉनमीज ऑफ स्केल में यह है कि आपकी जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो उसको देखा जाए, प्रोडक्शन कॉस्ट को देखा जाए। ब्रांड लॉयल्टी की बात करें कि लोग ब्रांड के साथ लॉयल होते हैं, किसी ब्रांड के साथ वो ब्रांड स्विच की तरफ नहीं जाते। चौथे नंबर पर आता है जी कैपिटल रिक्वायरमेंट। जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो उसके लिए जैसी बात है कुछ कैपिटल, कुछ कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है। कम्युलेटिव एक्सपीरियंस। कम्युलेटिव एक्सपीरियंस ये है कि जो मतलब म्यूचुअल एक्सपीरियंस जो किसी के करंटली जो रन कर रहे हैं उसके साथ एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करना है। स्विचिंग कॉस्ट ये है कि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, ठीक है, हम कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वो जो स्विच करेंगे हम दूसरी प्रोडक्ट की तरफ, स्विचिंग कॉस्ट भी आएगी हमारी। उसके बाद है जी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर की बात करें तो इसमें आता है जी नंबर एंड साइज ऑफ सप्लायर, कि हमें जो हम जिस सप्लायर से अपनी जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, ठीक है, हम अगर सप्लायर ज़्यादा हैं तो हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। हम एक सप्लायर जो प्रोडक्ट ठीक नहीं दे रहा तो सॉरी रॉ मटेरियल ठीक नहीं दे रहा तो हम दूसरे प्रोडक्ट सप्लायर की तरफ स्विच कर देंगे। इसी तरह अगर सप्लायर्स कम होंगे तो फिर हमारे पास बार्गेनिंग पावर कम होगी। यूनिकनेस ऑफ ईच सप्लायर प्रोडक्ट, फोकल कंपनीज एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट। वही बात है कि बार्गेनिंग पावर सप्लायर में यही आता है कि ज़्यादा सप्लायर हैं तो हम बार्गेनिंग पावर हमारे पास ज़्यादा है, हम सप्लायर स्विच कर सकते हैं। अगर सप्लायर्स कम है तो हम सप्लायर्स को स्विच नहीं कर सकते। फिर आता है जी थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी जो हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके सब्स्टिट्यूट में जो प्रोडक्ट हैं वो कितनी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, कितने तरह के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, आया सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं भी या नहीं। बायर प्रोस्पेनिटी टू सब्स्टिट्यूट, बायर सब्स्टिट्यूट की तरफ ज़्यादा जाएगा या वो ब्रांड कॉन्शियस होगा। और रिलेटिव प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर देखें तो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस और सब्स्टिट्यूट की प्राइस में डिफरेंस क्या होगा, और जो प्राइस जिस प्राइस में वो बायर परचेज कर रहा है या कस्टमर परचेज कर रहा है तो क्या उसमें उसको परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। परसीव लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, स्विचिंग कॉस्ट। इसमें भी ये है कि सब्स्टिट्यूट की प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर रहा है तो कुछ स्विचिंग कॉस्ट वगैरह आ रही है या नहीं आ रही। फिर आता है जी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बायर की बार्गेनिंग पावर ये होती है कि कस्टमर्स हमारे पास जो कस्टमर है हमारे,
ठीक है, जो हमारी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं उनकी बार्गेनिंग पावर कितनी है, नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं, नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा हैं, ठीक है, साइज ऑफ ईच कस्टमर ऑर्डर, कोई भी कस्टमर ऑर्डर कर रहा है तो मतलब किस साइज की परचेज कर रहा है, मतलब वो थोड़ी प्रोडक्ट्स ले रहा है, ज़्यादा परचेजिंग कर रहा है, बल्क में परचेज कर रहा है, या थोड़ी क्वांटिटी में परचेज कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन कंपेटिटर और दूसरे कंपेटिटर से हमारी जो प्रोडक्ट है, कस्टमर उसको प्रेफर कर रहा है या नहीं कर रहा, प्राइस सेंसिटिविटी, प्राइस को वो एनालाइज कर रहा है। बायर्स एबिलिटी टू सब्सटीट्यूट, बायर की जो एबिलिटी है सब्सटीट्यूट, मतलब वो दूसरी प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर सकता है। बायर इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, स्विचिंग कॉस्ट तो सब में सेम होती है कि मतलब किसी दूसरी ब्रांड की तरफ स्विच कर रहा है या नहीं कर रहा। बायर इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी में ये है कि उसके पास जो कितनी इंफॉर्मेशन है हर प्रोडक्ट की, जिसकी बेस पर वो एनालाइज करेगी किस प्रोडक्ट को उसको चूज करना चाहिए। और लास्ट पर था जी राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स। एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स मतलब कि जो मार्केट में एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स हैं, जो हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उस तरह की प्रोडक्ट इस वक्त मार्केट में कौन कौन से कंपेटिटर्स उसको डिलीवर कर रहे हैं, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट दे रहे हैं। मतलब सबसे पहले नंबर ऑफ कंपेटिटर्स, कितने कंपेटिटर्स हैं, डाइवर्सिटी है उनमें नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्री कंसल्टेशन है, इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है नहीं, क्वालिटी डिफरेंस, क्वालिटी हमारी प्रोडक्ट की बेहतर है या उनकी प्रोडक्ट की बेहतर है, ब्रांड लॉयल्टी, जो कस्टमर्स हैं उनकी ब्रांड के साथ लॉयल्टी कितनी है, वो ब्रांड्स को ब्रांड स्विच की तरफ जा रहे हैं या ब्रांड की तरफ नहीं जा रहे, बैरियर्स टू एग्जिट बैरियर टू एग्जिट में ये आता है कि उनको अगर ब्रांड स्विच करना है, कंपेटिटर से दूसरे कंपेटिटर के ब्रांड की तरफ जाना है, तो उनके पास क्या बैरियर्स हैं, मतलब वो इतने ब्रांड लॉयल हैं या उनको इतनी कॉस्ट डिफरेंस कितना आ रहा है ब्रांड स्विच करने में। स्विचिंग कॉस्ट सब में सेम ही है कि किसी भी एक ब्रांड से या एक कंपेटिटर से दूसरे कंपेटिटर की प्रोडक्ट की तरफ स्विच करना है तो क्या उसको कौन कौन सी कॉस्ट आ रही है। एक ये फिजिकली कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट भी हो सकती है, दूसरी इमोशनल कॉस्ट के इमोशनल अटैचमेंट किसी ब्रांड के साथ कितनी है, उसके जो उसको बेनिफिट ज़्यादा हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये था जी हम कंपेटिटिव एडवांटेज को स्टडी करने के लिए जी पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल है जो उन्होंने दिया था। उन्होंने 5 चीजें बताई थी: थ्रेट ऑफ न्यू इंटर्न्स, बार्गेनिंग पावर बायर, बार्गेनिंग पावर सप्लायर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और रिलायबिलिटी अमंग एग्जिस्टिंग कंपेटिटर। ये है कि जब भी आप कंपेटिटिव एडवांटेज को स्टडी कर रहे होंगे, इन 5 चीज़ों को स्टडी करना है कि किसी भी मार्केट में न्यू प्रोडक्ट इंटर हो रहा है तो उसके थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बायर है, बायर की बार्गेनिंग पावर्स क्या क्या हो सकती हैं, या सप्लायर से कोई रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो उस सप्लायर के पास क्या क्या बार्गेनिंग पावर्स होती हैं, और जो मार्केट में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे होते हैं उनका किस किस्म का थ्रेट होता है। और 5वें नंबर पे कंपेटिटिव एडवांटेज को स्टडी करने में यही है कि जो एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स होते हैं किसी भी मार्केट में, उनका उनसे हमें मतलब किस तरह की बेहतर प्रोडक्ट देनी है ताकि हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। उसके बाद आता है जी टाइप ऑफ कम्पेटिटिव स्ट्रेटजीज। कम्पेटिटिव स्ट्रेटजी की बात करें तो उसमें 3 तरह की स्ट्रेटजी की बात की है जी: कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन कॉस्ट और फोकस स्ट्रेटजी। इसको हम डायरेक्ट चार्ट के थ्रू ही देख सकते हैं। कंपेटिटिव स्ट्रेटजी है, कंपेटिटिव स्ट्रेटजी अगर हम वाई एक्सिस पर देखें तो नैरो टारगेट, ब्रॉडर टारगेट है, और एक्स एक्सिस पर देखें तो एक साइड पर कॉस्ट आ रहा है तो दूसरी साइड पर डिफरेंशिएशन आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम कॉस्ट लीडरशिप की बात करते हैं जी। कॉस्ट लीडरशिप, जब हम कॉस्ट लीडरशिप की बात करें तो यही है कि हमने अपनी कॉस्ट को ऐसे मिनिमाइज करना है, कॉस्ट पर हमने इन्हिसार करना है, मतलब कि हमने अपनी जो प्रोडक्ट की है कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना है ताकि हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी वो कम होगी और हम उसको फिर लो प्राइस में ऑफर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी कस्टमर को प्रोडक्ट ऑफर करेंगे एज कम्पेयर टू कंपेटिटर, हम उसको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे लो लो प्राइस में, तो जाहिर सी बात है कस्टमर अट्रैक्ट होगा।
ये एक में कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा। लेकिन उसके लिए यही है ना कि हम अपनी कॉस्ट पे फोकस करें कि जाहिर सी बात है हमारी कॉस्ट कम होगी तो फिर ही हम लो प्राइस पे कॉस्ट प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारी कॉस्ट आ रही है जी 100 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है, हम प्रोडक्ट को 90 रुपीज़ का ऑफर करते हैं तो इसमें तो हम लॉस में चले जाएंगे। तो ऐसे ही है कि हम इस तरह कॉस्ट लीडरशिप, हम अपनी कॉस्ट को इस तरह मिनिमाइज मैनेज करें और कॉस्ट को मिनिमाइज करें कि हमारी जो कॉस्ट है वो 80 रुपीज़ तक हमारी कॉस्ट है, ताकि हम प्रोडक्ट को 90 रुपीज़ में ऑफर भी करें। मार्केट में उसकी प्राइस है जी, उसी प्रोडक्ट को कोई कंपेटिटर ऑफर कर रहा है 100 रुपीज़ में, तो हम 90 रुपीज़ में ऑफर करेंगे। हम सारी क्वालिटीज सारी फैसिलिटीज उसमें प्रोवाइड करेंगे 90 रुपीज़ में और हमारी कॉस्ट 80 रुपीज़ आएगी। तो इस स्ट्रेटजी को हम कॉस्ट लीडरशिप कहते हैं। यही है कि हम कॉस्ट मिनिमाइज करें और एज अ रिजल्ट हमारी प्राइस कम होगी, हमारा कस्टमर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और हमारा मार्केट शेयर ज़्यादा होगा, हमें कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा। दूसरे नंबर पर है जी डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन में ये है कि हम कुछ नए फीचर्स ऐड करें। ऑलरेडी जो कंपेटिटर, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में या स्मार्टफोन की बात करें, स्मार्टफोन किसी सैमसंग ने लॉन्च किया हुआ जी, सैमसंग फीचर्स दे रहा है, उसमें कैमरा के फीचर्स दे रहा है, वीडियो एडिटिंग वीडियो मेकिंग के फीचर्स हैं जी, कॉल के फीचर्स हैं या एप्स वगैरह हैं, उसमें डिफरेंट एप्स हैं। अगर हम कोई ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि हमें कंपेटिटिव एडवांटेज मिले, तो हम उसमें डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करेंगे, हम उसमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड करेंगे, हम उसकी बैटरी परफॉर्मेंस की बात करेंगे कि हम अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस, हमें ऐसी फीचर्स ऐड करें, हमें हमारी बैटरी इंस्टॉलेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो बैटरी की ड्यूरेशन ज़्यादा हो, हमारा जो कैमरा है उसकी क्वालिटी बेहतर हो, बेहतर पिक्सल्स प्रोवाइड करें ताकि सैमसंग से हमारा जो प्रोडक्ट हो रहा है, स्मार्टफोन हम जो लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके जो जब उसको कस्टमर उसकी स्पेसिफिकेशन को देखे, उसको यूज़ करे तो डिफ्रेंशिएशन क्रिएट हो। ऑलरेडी जो ब्रांड है सैमसंग, उससे डिफ्रेंशिएशन होगी तो फिर हम कस्टमर परचेज करेगा, मार्केट वैल्यू आएगी और हमें कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा। उसके बाद आता है जी फोकस। फोकस में दो चीज़ होती हैं, कॉस्ट फोकस और डिफ्रेंशिएशन फोकस। अगर हम कॉस्ट फोकस की बात करें तो वो किसी भी ये कॉस्ट लीडरशिप से थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉस्ट लीडरशिप की बात करें तो हम ओवरऑल हर चीज़ की बात कर रहे होते हैं, हर प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं। अगर हम सिर्फ कॉस्ट फोकस की बात करें तो हम टारगेट्स को नैरो कर रहे होते हैं, किसी एक प्रोडक्ट पे स्पेसिफाई कर रहे होते हैं कि हमने सिर्फ इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, इसकी सिर्फ एक प्रोडक्ट है। अगर कोई भी कंपनी कंप्यूटर भी बना रही है, स्मार्टफोन भी बना रही है, टैब्स भी बना रही है, तो कॉस्ट फोकस का मतलब ये है हमने स्मार्टफोन की कॉस्ट पे फोकस करना है कि हम स्मार्टफोन की कॉस्ट को मिनिमाइज करें। वही प्रोडक्ट जो हमारा कंपेटिटर दे रहा है मार्केट में, ठीक है, कस्टमर परचेज कर रहे हैं, उसी तरह का प्रोडक्ट हमने भी लॉन्च करना है मार्केट में, उसी तरह का स्मार्टफोन हमने भी लॉन्च करना है और उसकी कॉस्ट जो हो वो मिनिमाइज हो, ताकि हम उसको थोड़ी सी कम प्राइस पे कंपेटिटर की निस्बत ऑफर करें, उस कस्टमर उसको परचेज करे और वही वाले फीचर्स उसको मिलें ताकि हम कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकें। दूसरी नंबर डिफरेंशिएशन फोकस। डिफरेंशिएशन फोकस में भी हम टारगेट्स को नैरो कर रहे होते हैं। हम इसी वही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। एक कंपनी है, कंप्यूटर्स भी दे रही है, टैबलेट भी बना रही है, स्मार्टफोन भी बना रही है, तो हम डिफरेंशिएशन फोकस सिर्फ स्मार्टफोन पर फोकस करेंगे कि हम स्मार्टफोन में कौन से फीचर्स ऐसे ऐड करें, कौन से हमारे जो फीचर्स ऐसे ऐड होने चाहिए जिससे डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाए एज कम्पेयर टू कंपेटिटर्स उसी प्राइस में कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो उनके मतलब ड्रॉबैक्स हैं उनके फीचर्स में, या एक्स्ट्रा फीचर्स जो नहीं है उनके प्रोडक्ट में, वो वाले फीचर्स हम इसमें ऐड करें, उन पर फोकस करें ताकि हमें कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सके और हम हमारी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। ये था जी, हमने मैनेजमेंट का जो दूसरा लेक्चर था ये अब हम एंड करते हैं। इसमें हमने देखा जी, पहले डिसीजन मेकिंग देखी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देखा, उसके बाद देखा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, और फिर कुछ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज की बात की। इसमें हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज थी, उसके बाद फिर हम कंपेटिटिव एडवांटेज था। तो हमने दो लेक्चर देखे हैं जी मैनेजमेंट सेक्शन के।
अब हमारा एक और तीसरा लेक्चर होगा मैनेजमेंट सेक्शन के ऊपर, जिसमें हम देख लेंगे ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और इनोवेशन और चेंज की बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो मैनेजमेंट का सेक्शन है वो कवर हो जाएगा, और फिर हम एचआर सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। एचआर के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एचआर के बाद मार्केटिंग की बात करेंगे, मार्केटिंग के बाद सप्लाई चेन की बात करेंगे, सप्लाई चेन के बाद लास्ट पर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी फॉर्मूला वगैरह हैं, तो वो हम उसके 4-5 लेक्चर बन जाएंगे, क्योंकि उसमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट को एनालिसिस अलग से करेंगे। उसके बाद रेशियोज को अलग से स्टडी करेंगे, एनपीवाई कॉस्ट बजटिंग अलग से करेंगे, ठीक है, कैश फ्लोज वगैरह को देखेंगे। तो ये अब हम लेक्चर को ख़त्म क्लोज करते हैं जी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको मिल सकें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।